नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूं और इस समय बाराबंकी में ही काम कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिसके ऊपर मुझे खुद को भी यकीन नहीं होता कि वो चीज मेरे साथ वास्तव में ही हुई थी। दरअसल ये बात साल 2019 की गर्मियों की है। उस वक्त मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था और कुछ हफ्तों की छुट्टियों के चलते मैं अपने घर लौट आया था। अब एक तो पहले से ही गर्मी से बुरा हाल था और ऊपर से शहर का शोर शराबा, उन सब की वजह से मैं काफी बेचैन हो गया था। लेकिन फिर इसी बीच मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा बहुत दिन हो गए, मामा के गांव गए हुए, तू निकल जा कुछ दिन के लिए, हवा पानी बदलेगा तो तुझे अच्छा लगेगा। अब मेरी तो शुरुआत में जरा भी इच्छा नहीं थी। गांव जाने का मतलब था मोबाइल नेटवर्क की तंगी होना, और जब मोबाइल नहीं चलेगा तो समझो यार दोस्तों से भी दूरी हो जाएगी और साथ ही साथ अपने घर से भी कट जाओ। अगर बात होती है तो कहीं आवाज कट जाती है तो कहीं आवाज ही नहीं आती। फिर जोर जोर से चिल्लाओ, हेलो सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है। ये सब नाटक करो, टीवी देखने को नहीं मिलेगा, दोस्त नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा मम्मी का मन है तो चलो इसी बहाने गांव की हवा खा ही लेते हैं। अब मम्मी ने मेरा ढेर सारा सामान पैक कर दिया था। साथ ही मेरी मम्मी आम का अचार बहुत अच्छा बनाती थी जो मेरी मामी को बहुत पसंद था, तो उन्होंने चुपके से वो भी रख दिया था। दरअसल मेरी मामी और मम्मी के बीच गुपचुप एक बात चल रही थी जो मुझे बाद में पता चली। इसीलिए मैं आपको अब बता रहा हूं कि मामी के पड़ोस में उनके रिश्ते में ही एक लड़की थी जिससे उन्होंने मेरे रिश्ते की बात करवाई थी। लेकिन मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं कहता था कि मैं पहले नौकरी करूंगा, शहर में रहूंगा, फिर शादी करूंगा। पर मेरे मम्मी पापा और मामी की बहुत इच्छा थी कि मेरी इस लड़की से शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वो लड़की उन्हें बहुत पसंद थी और मेरी मामी चाहती थी अगर मेरी शादी वहां हो जाए तो हम लोगों का आना जाना बराबर होता रहेगा, क्योंकि बड़े वाले मामा और मामी हम लोगों को बहुत ही प्यार करते थे और मेरे भाई बहनों से भी हमारे लोगों की खूब बनती थी। अब मेरी मम्मी और मामी की साजिश थी कि किसी तरीके से इस बॉर्डम को लड़की को दिखा दिया जाए और लड़की इसे पसंद आ जाए। तब ये खुद ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगेगा कि मेरी इस लड़की से शादी करवा दो, तब ये लोग एहसान दिखाते हुए मेरी शादी करवा देंगे। इतनी बड़ी साजिश उन्होंने रची और मुझे भनक तक नहीं लगी और मैं मामा के घर बैतूला गांव के लिए रवाना हो गया। ट्रेन का यह सफर बहुत ही मजेदार रहा। खिड़की के पास बैठकर ठंडी ठंडी हवा में पीछे भागते हुए पेड़ों को देखना मेरा बचपन का शौक रहा है। स्टेशन पर ट्रेन रुकी। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन स्टेशन पर मुझे कोई नजर नहीं आया। अगर मम्मी ने सूचना दी होती तो कोई ना कोई आया होता। मैंने फोन निकाला, फिर मामा को और अपने भाई को फोन किया, लेकिन फोन लगा ही नहीं तो मैं पैदल ही उनके गांव की ओर चल पड़ा। मैं उनके गांव के बाहर वाली बावड़ी तक आ गया। गांव से बाहर आम, जामुन और बबूल के पेड़ों का एक झुरमुट था। थोड़ा सा आगे एक छोटी सी बावड़ी थी जिसमें अक्सर गांव की लड़कियां पानी भरती या नहाती थीं। मैं गर्मी से परेशान होकर एक नीम की छांव के नीचे बैठ गया और मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी छप छप की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा, 3-4 लड़कियां पानी से बाहर निकल रही थीं। उनके बाल भीगे हुए थे, रंगीन सलवार सूट भीगे बदन में चिपक गया था और हंसी की खनकती आवाजें गूंज रही थीं। पर उनमें से एक लड़की, वो बाकी सबसे अलग थी। ना ज्यादा हंसी न शर्म थी, बस उसके हाव भाव में एक ठहराव था। वो आंखें जैसे किसी ने उसमें कुछ खो दिया हो। मैं बस उसे देखता रहा। फिर मैंने उधर से नजरें घुमा ली कि कहीं अगर मुझे लड़कियां देख लेंगी तो लोफर समझेंगी। तभी अचानक वो घटना हुई जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। झाड़ियों से 3 जंगली कुत्ते निकलकर गुर्राने लगे और अचानक दौड़ पड़े। लड़कियां चीखती चिल्लाती भागने लगी और सब लड़कियां तो गांव की ओर भाग गई, लेकिन वही लड़की फिसल गई। मैं झट से उठा और कुत्तों को मारने के लिए आसपास कुछ देखा तो कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैंने झाड़ियों में से एक मोटी डाली तोड़ ली और उन कुत्तों पर काल की तरह टूट पड़ा। वहां पत्थर भी पड़े थे। मैंने पत्थर भी मारे। कुत्ते गुर्राते हुए भाग गए। वो लड़की जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसके पांव में मोच आ गई थी। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? उसने बस धीरे से सिर हिलाया। मैंने उससे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? वो बोली, नीलू। उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा, जैसे कुछ कह देना चाहती हो।
वो इस समय बहुत डरी हुई थी। मैं भी वहां थोड़ी देर रुकना चाहता था। मैं वहीं बैठकर सुस्ताने लगा। मैंने बैग से समोसे और पानी की बोतल भी निकाली और एक समोसा उसकी तरफ बढ़ाया और उसका अपसेट दिमाग सही करने के लिए उससे हल्की फुल्की बात करने लगा। लो समोसा खा लो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। मेरी बात को सुनकर वो पहले तो संकोच करने लगी, लेकिन जब मैंने फिर कहा तो फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ ले लिया। उसने मुझसे पूछा, दिल्ली से आए हो? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, बाराबंकी से मामा के यहाँ आया हूं। छुट्टियों में कुछ दिन यहाँ रह लूंगा। वो थोड़ी देर बैठी रही, फिर बोली, अब मुझे चलना चाहिए, लोग देख लेंगे तो बात बना देंगे। मैंने उसे जाते देखा। वो धीरे धीरे बावड़ी पार करके झाड़ियों के पीछे गायब होती गई। मैं भी चल दिया। मैं मामा के गांव पहुंच गया। गांव छोटा था लेकिन बहुत ही शांत था। मिट्टी के मकानों के बीच पक्के रंगीन मकान बड़े सुंदर लग रहे थे। हर दिशा में हरियाली छाई हुई थी। वहां वाकई में सुकून था। मामा का घर गांव के आखिरी छोर पर था। बड़ा सा आंगन था और आंगन के सामने एक विशाल पुराना जामुन का पेड़ था। उसकी डालियां और नीची झुकी थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की गर्दन हो। उस पेड़ को देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मामा मुझे देखकर बड़े खुश हुए। मामा ने कहा, चलो अच्छा किया बेटा, अब कुछ दिन यहीं रहना, तुम्हें खेत दिखाएंगे, पोखर चलेंगे, आम खाएंगे। मैं मुस्कुरा दिया। शाम को खाना खाने के बाद मैं और मेरी मामी की बेटी पिंकी घर के बाहर चारपाई पर बैठकर गपशप करने लगे। वो मुझे गांव की बातें बता रही थी। मैंने पूछा, यहाँ कोई घूमने लायक जगह है? वो बोली, हाँ, गांव से थोड़ा बाहर एक पोखर है जहां अब लोग ज्यादा नहीं जाते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, बस यूं ही कहते हैं कि वो जगह थोड़ा रहस्यमयी है। उसने रहस्यमयी शब्द पर जोर दिया, लेकिन मैं हंस पड़ा। ये वही जगह बता रही थी जहां मैं कल बैठा था। अगले दिन दोपहर को जब सब लोग आराम कर रहे थे, मैं अकेले ही पोखर की तरफ निकल पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही सन्नाटा सा था। दूर खेतों में कोई हल चला रहा था। कहीं कहीं आम और जामुन के पेड़ दिखाई दे रहे थे। मौसम अचानक थोड़ा ठंडा हो गया। एक पगडंडी को पार करते ही पोखर सामने था। इस समय वो बिल्कुल शांत और रहस्यमय लग रहा था। मैं वहीं पास बैठ गया, मोबाइल निकाला, कुछ तस्वीरें खींची। उसी समय पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, अकेले घूमने आए हैं? मैं चौंका और पलट कर देखा। वही कल वाली लड़की नीलू खड़ी थी। सफेद दुपट्टा, हल्की गुलाबी सूट, खुले बाल और आंखों में कुछ अलग सी गहराई थी। मैंने उससे पूछा, अरे आप कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, अभी अभी आई हूं, बस यूं ही घूमने चली आई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे यहाँ की लोकेशन अच्छी है, देखो अच्छे फोटो आए हैं। वो बस धीरे से मुस्कुराई। मैंने पूछा, आप यहाँ की रहने वाली हैं? वो बोली, हाँ, लेकिन लोग मुझे ज्यादा जानते नहीं हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों है? वो कुछ पल चुप रही और फिर बोली, मैं पहले यहाँ रहती नहीं थी ज्यादा, अभी तक नानी के यहाँ रहती थी। अच्छा अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी। ये कहकर वो मुड़ी और धीरे धीरे खेतों की तरफ चली गई। मैंने आवाज लगाई, अरे सुनिए तो, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गई। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा, आखिर कौन है वो लड़की और इतनी दोपहर में अकेली पोखर के पास क्या कर रही थी। रात को खाना खाते हुए मामी बोली, कल चल बेटा, तुझे एक रिश्तेदार के यहाँ ले चलूं। दिव्या है वहां, तूने देखा नहीं होगा, बहुत सलीकेदार लड़की है। उनकी बात पर मैं हंस दिया और बोला, मामी, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। इस पर मामी मुस्कुरा दी और बोली, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। लेकिन मेरी आंखों में नीलू का चेहरा घूम रहा था और मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, वो लड़की कौन थी और उसकी आंखों में वो खालीपन क्यों था? वो मेरी निगाहों में बस चुकी थी। मैं अब उसी के बारे में सोच रहा था। खाना खाने के बाद मैं देर रात तक अपने ममेरे भाई बहनों से बात करता रहा। मैंने पिंकी से उस लड़की नीलू के बारे में पूछा तो वो सोच में पड़ गई। वो बोली, मैं तो कब से उस पोखर के पास नहीं गई, अब वहां ज्यादा कोई नहीं जाता आदित्य भैया। पहले के जमाने में ताल पोखरे में नहाने, कपड़े धोने के लिए लोग जाते थे। अब घर घर में पानी की सुविधा है तो कौन जाए वहां। अब तो कभी कभी शादी ब्याह में मंडप विसर्जन के लिए ही लोग पहुंचते हैं वहां। और वैसे भी सुना जाता है कि वहां कुछ हुआ था, लेकिन छोड़ो ना, गांव में बहुत कहानियां उड़ती हैं। मैंने भी ज्यादा कुरेदना ठीक नहीं समझा। हम लोग काफी देर तक बात करते रहे।
फिर मैंने कहा कि गर्मी बहुत है, मैं तो छत पर सोऊंगा, इसलिए छत पर भी बिस्तर लगाया गया। बाकी लोग अपने कमरे में लेट गए। मैं छत पर जाने के लिए उठा लगा। अचानक मेरी निगाह जामुन खिड़की से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई पेड़ की डाल से नीचे उतरा हो। मैंने उठकर खिड़की से देखा। जामुन का पेड़ हिल रहा था और नीचे कुछ परछाई सी सरकी। मैं डर गया नहीं, लेकिन बेचैनी सी जरूर महसूस हुई। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो खिड़की के बाहर से जामुन के पत्तों पर ओस की बूंदें टपक रही थीं। पेड़ बिल्कुल शांत था। रात जो परछाई मैंने देखी थी, शायद वो सपना थी। मामा आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही बोले, चलो खेत चलो, अचार के लिए आम तोड़ लाएंगे, थोड़ा घूम लेंगे। मैंने हामी भर दी। खेत की ओर जाते वक्त रास्ते में मैंने वही पोखर वाला रास्ता देखा। मामा बोले, इधर मत जाना अकेले, उस ओर जंगल भी लगता है, पहले यहां कुछ हादसा हो चुका है। खैर, तू समझदार है। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। मैं सुनकर थोड़ा सतर्क हो गया, लेकिन दिल के कोने में उस लड़की से फिर मिलने की एक हल्की ख्वाहिश थी। शाम को गांव में एक मंदिर के पास मेला जैसा लगा था। पिंकी और मैं वहां गए, हलवा पूरी खाई, झूला झूला और कुछ देर बाद वापस लौटने लगे। न जाने क्यों वहां मुझे बार बार उसी का ख्याल आता था। हर चेहरे में मुझे उसका चेहरा नजर आ रहा था। मैं हैरान था कि यह मुझे क्या हो रहा है। मुझे खोया खोया देखकर पिंकी ने धीरे से कहा, भैया, अगर किसी लड़की से बाहर मिले हो तो सतर्क रहना। यहां हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। पिंकी की इस बात पर मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम? वो चुप हो गई, फिर धीरे उसे बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही, चलो यहां से। उस रात नींद जल्दी नहीं आई। मन बार बार उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखें, उसका ठहराव, वो लहजे की अजीब मिठास मुझे बार बार याद आती रही। अगले दिन सुबह सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गया। पगडंडी से होकर खेत पार करते करते मैं जंगल के किनारे पहुंचा ही था कि किसी ने पीछे से पुकारा, अरे, आप फिर मिल गए। मैं चौंक गया। ये देखकर मैं खुश हो गया कि ये वही लड़की थी। वही सफेद सलवार सूट था, वही खुले हुए बाल थे, पर इस बार उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा राज था। मैं मुस्कुराया और उससे पूछा, तुम यही रहती हो क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, यही जंगल के पास रहती हूं। अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताओगी? वो मुस्कुराकर बोली, जरूरत पड़ी तो खुद जान जाओगे। मैं थोड़ी देर उसके साथ चलता रहा। बातों बातों में उसने बताया कि उसे अकेलापन पसंद है। वो अक्सर पोखर, जंगल और जामुन के पेड़ों के पास जाती है। मैंने उससे पूछा, अच्छा, किस गांव में रहती हो, ये तो बता दो। उसने गोलमोल जवाब बताया, मालूम हो जाएगा, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उसकी बातें उलझी हुई थीं, लेकिन उसके साथ चलने में अजीब सुकून था। जब लौटने लगा तो उसने एक अजीब बात कही, अगर कभी रात को जामुन के पेड़ के पास से गुजरो तो मेरी तरफ मत देखना। मैं उसकी बात सुनकर रुक गया और मैंने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराई और बोली, जवाब मत ढूंढो आदित्य, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। उस दिन के बाद वो कई बार दिखाई दी। कभी खेतों के पास, कभी तालाब की ओर जाती, कभी कहीं दूर एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती थी। मुझे अब उसकी तलाश सी रहने लगी थी। मैं मामा जी से छुपकर रोज जंगल की तरफ निकल जाता था। हर बार वो मुझे देखती, मुस्कुराती, पर उसका रहस्य और गहरा होता जाता। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? किसी से मिलती जुलती नहीं हो? उसने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, कभी कभी किसी के पास होने से भी अकेलापन मिटता नहीं। मैं उसके पास बैठ गया। मैंने उससे पूछा, तुम मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करती? क्या तुम मुझसे डरती हो? उसने धीमे से कहा, डरती तो मैं खुद से हूं। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतरता था, जैसे वो कोई अपना दर्द छुपा रही हो। रात को जब मैंने पिंकी से फिर उसका जिक्र किया तो वो झुंझला गई और बोली, आदि भैया, तुमसे एक बात कहूं, इस गांव में कुछ बातें होती हैं जो ना पूछी जाएं तो ही अच्छा होता है। मैंने कहा, साफ साफ कहो, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोली, जिससे तुम मिल रहे हो उसे मैंने कभी नहीं देखा, जबकि मैं यही पली बड़ी हूं। गांव में कौन रहता है, कौन नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। मैं हंस पड़ा और बोला, शायद कोई नई लड़की आई हो। पिंकी ने मेरी ओर देखा और बोली, या फिर कोई ऐसी जो कभी गई ही नहीं। पिंकी की बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
उस रात मेरी नींद एक अजीब सी दस्तक ने तोड़ी। मैंने आंखें खोली तो खिड़की से मेरी नजर सीधे जामुन के पेड़ पर पड़ी। जामुन का पेड़ हिल रहा था। फिर यह देखकर मैं खौफ से भर उठा कि जामुन से एक परछाई नीचे उतरी और धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। मैं घबरा गया। अब मेरे मन में सवाल ही सवाल थे। कौन थी वो लड़की? क्या वो सच में गांव की थी? और रात को जामुन के पेड़ के पास आने से मना क्यों किया था? मैंने तय कर लिया, अब की बार उससे पूछ कर रहूंगा। उसका नाम, उसका घर और ये अजीब से संकेतों का मतलब भी पूछूंगा। लेकिन शायद मैं बहुत कुछ जानने जा रहा था जिसकी तैयारी मैं नहीं कर पाया था। दूसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मामी पहले से तैयार खड़ी थी। मुझसे बोली, बेटा आदित्य, आज चलना है एक जगह। मैंने पूछा, कहाँ चलना है मामी? कंपोनेंट प्लेसमेंट, वो बोली। अरे बस रिश्तेदारी में जाना है, दिव्या के घर। तू मिला नहीं उससे कभी? मैं थोड़ा सक पकाया और मैं रिक्वेस्ट करके बोला, कल आराम कर लूं मामी, परसों चले चलेंगे। लेकिन मामी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। वे बोली, अरे तू तो बस एक बार देख ले, बात नहीं करनी, हम हैं ना, सब देख लेंगे। मामा पीछे से हंस पड़े और बोले, जा बेटा, तेरी मामी के प्लान में रुकावट न डाल, नहीं तो रोटियां कच्ची मिलेंगी। अब तो बात माननी ही पड़ी और हम दिव्या के घर के लिए रवाना हो गए। हम एक सीधी मिट्टी की पगडंडी से होकर पहुंचे जहां एक सुंदर 2 मंजिला घर खड़ा था। दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, दरवाजे पर लोहे की जाली थी और अंदर से आती हल्दी मसाले की खुशबू बता रही थी कि अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। तभी दिव्या दरवाजे पर आ गई। वो एक सिंपल और सुंदर सी लड़की थी। वो लाल रंग का सूट पहने हुए थी, उसके माथे पर छोटी सी बिंदी लगी थी और बालों में नारियल का तेल लगा था। उसने मामी को नमस्ते किया। मामी ने उसकी तारीफ की। अरे बिटिया, तू तो और निखर गई है। मामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ये हैं आदित्य, मेरा सबसे प्यारा भांजा। मैंने संकोच से नमस्ते किया। दिव्या ने हल्की मुस्कान दी और बोली, अंदर आइए। दिव्या की मां ने मेथी के पराठे, दही और आम का अचार परोसा। पराठा खाते हुए मेरी निगाहें बार बार दिव्या की आंखों पर जा रही थीं। कुछ तो था उनमें, जैसे कोई सवाल हो या उम्मीद। मामी रसोई में गई तो दिव्या मेरे पास आई और बोली, आपको गांव अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, हाँ बहुत, और वो बावड़ी के पास झुरमुट वाला इलाका, वहां तो बहुत शांति रहती है। वो चौंकी और उसने पूछा, आप वहां गए थे? मैंने कहा, हाँ, कल दोपहर गया था। उसने सिर झुका लिया जैसे कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। मैंने उसे ध्यान से देखा तो दिव्या की आंखों में एक पल को चिंता की झलक थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मुझे हर समय ऐसा क्यों लगता था कि सब लोग कोई ना कोई बात छिपा रहे हैं, आखिर खुलकर क्यों नहीं बता रहे? मुझे कुछ गुस्सा भी आने लगा। हमारी बड़ी आवभगत हुई थी। खाने पीने में इतनी सारी चीजें बनवाई गई थी कि हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। फिलहाल इतना तो पक्का था कि उन लोगों का बिहेव बहुत ही अच्छा था, जो बहुत ही कम लोगों का होता है। इतने अच्छे लोग कम ही मिलते हैं। सभी लोग बहुत प्यार से बोल रहे थे। उनके अंदर नरमी भी थी और मेहमानबाजी की गर्मजोशी भी बहुत थी। मुझे उन लोगों ने इम्प्रेस किया था और उसके साथ दिव्या भी बहुत अच्छी लगी थी। उसकी नेचुरल ब्यूटी में कोई मिलावट साज संवार नहीं थी। जो कुछ था असली था। हम वहां से वापस आने को हुए तो दिव्या की मम्मी ने मुझे उपहार में कपड़े और रुपए दिए तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन मामी को मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए वे बोली, जब आदित्य का रिश्ता करें तो हमारा भी ख्याल रखें। फिर हम लोग वहां से घर को चल दिए। रास्ते में मामी ने कहना चालू किया, तो कैसी लगी दिव्या? मैंने कहा, अच्छी हैं, शालीन हैं। मामी मेरी इस बात पर हंसी और कहने लगी, सिर्फ अच्छी? बेटा तू उसे जाने तब तो बात बने। इस पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर मेरे मन में अब भी नीलू की आंखें घूम रही थीं। वो भीगा चेहरा, कांपते हुए होंठ और उसकी खामोशी जैसे मेरे मन को मथ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके भीतर कोई गहरा राज छिपा हो। रात को मैं जल्दी ही सो गया था और फिर मैंने एक अजीब सा सपना देखा कि मैं उसी बावड़ी के पास खड़ा हूं और नीलू मुझे पुकार रही है, आदित्य यहां आओ मेरे पास। मैं यही जामुन के पेड़ के नीचे खड़ी हूं। मैं पास जाता हूं पर वो अचानक गायब हो जाती हैं और तभी एक ठंडी हवा चलती है। पेड़ों की शाखाएं हिलती हैं और एक अंधेरा चेहरा मेरी ओर देखता है। मैं पसीने पसीने होकर उठ गया। सुबह मामा के एक बूढ़े पड़ोसी चाचा रामदीन से मुलाकात हुई। मैंने हल्की फुल्की बातों के बीच पूछ लिया,
चाचा, यहाँ की बावड़ी तो बहुत सुंदर है, यहाँ कौन कौन जाता है नहाने? चाचा कुछ सोचने लगे, फिर बोले, अब तो नई पीढ़ी अपने और कामों में उलझी रहती है, कौन जाता है वहां? पहले अक्सर एक लड़की आती थी, जाने क्या नाम था उसका। हाँ याद आया, नीलू। नीलू थी वो। मैं चौंका। क्या कहा, नीलू? चाचा ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ बेटा, बड़ी प्यारी लड़की थी, मगर। इतना कहकर उन्होंने बात अधूरी ही छोड़ दी। मैं उत्सुकता से देखने लगा। चाचा बोले, अब बेटा पूरी बात बता नहीं सकते, कुछ बातें गांव में दबी रह जाती हैं। हाँ, वहां ज्यादा अकेले मत जाना। बात अधूरी ही छोड़कर वो उठकर चले गए। मुझे फिर गुस्सा आया, ये गांव के लोग भी ना पूरी बात भी नहीं करते। मैंने आकर मामी से पूछा, मामी, यहां कोई नीलू नाम की लड़की थी क्या पहले? मेरे अचानक ही पूछे गए सवाल से मामी थोड़ी रुक गई, फिर बोली, तू क्यों पूछ रहा है? मैंने बताया, मुझे यहां आते समय बावड़ी के पास एक लड़की मिली थी, उसी ने अपना नाम बताया था, नीलू। यह सुनकर मामी के चेहरे पर अचानक सन्नाटा छा गया। वो एकदम से परेशान हो गई और तीखा विरोध करते हुए कहने लगी, नीलू बेटा, वो कोई और रही होगी शायद। गांव में कई नए लोग आए हैं अब, ज्यादा सोच मत। उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। गांव की एक खास बात होती है, यहां शाम ढलते ही सब काम बंद कर दिए जाते हैं। जल्दी ही खाना खा पीकर लोग सो जाते हैं। उनका शहर से मामला कुछ अलग ही होता है। शहर में तो रात के 12 बजे तक लोग जागते रहते हैं। मेरी खुद देर रात तक जागने की आदत बनी हुई थी, लेकिन यहां सब लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मैं भी कमरे में लेट जाता था। लेकिन मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं मोबाइल वगैरह देखता रहता था। उस दिन शाम को मामी ने कहा, चलो आदित्य, खेत की तरफ चलते हैं, रास्ते में देवस्थान भी पड़ता है। मैं तैयार हो गया। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और सूरज बस थोड़ी देर में डूबने ही वाला था। घर से निकलते ही मैंने जामुन का पेड़ देखा। उसकी डालियां झुकी हुई थीं, नीचे की मिट्टी जामुनों से स्याह हो गई थी। मैंने देखा कि उस पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठा था, न गायें, न बच्चे, न कोई बुजुर्ग, जबकि मुझे बचपन की याद है। ये वही जगह थी जहां गांव के लोग शाम को चौपाल करते थे। मैंने मामी से पूछा, यहां तो बड़ी छांव है, अब कोई बैठता क्यों नहीं यहां पर? मैंने देखा कि मेरी इस बात पर वो थोड़ा सहम सी गई थी। मामी ने बिना देखे कहा, बस ऐसे ही लोग अब अपने काम पर ध्यान देते हैं। किसके पास टाइम रहा है? जो यहां आकर बैठे, जो लोग खाली होते हैं वो मोबाइल देखते रहते हैं। लड़के बच्चे होते हैं, वे क्रिकेट खेलते रहते हैं। पर उनके लहजे में कुछ छिपाने की कोशिश थी। मैंने देखा वहां से कुछ ही दूर 4-5 बच्चे मिट्टी से घर बना रहे थे। मैं वहीं बैठ गया, मुस्कुराकर पूछा, अरे छोटे मियाँ, क्या बना रहे हो? एक बच्चा बोला, भैया घर बना रहे हैं, लेकिन यहां नहीं बैठते। आप क्यों बैठ गए? मैंने कहा, बक क्यों भाई, पेड़ की छांव तो अच्छी है। तभी दूसरा बच्चा धीरे से बोला, यहां चुड़ैल बैठती हैं भैया, जामुन वाली चुड़ैल। मैं हंस पड़ा, अरे वो क्या होता है? तुम लोग डरावनी कहानियां सुनते हो ना, उसी से डरते हो। पर उनके चेहरे की मासूमियत में सच का डर था। एक लड़की बोली, भैया मम्मी कहती हैं कि इस पेड़ के नीचे एक लड़की का साया है। मेरी इन बातों को देखकर मामी छिड़ गई और डांट कर बोली, आदित्य अगर मेरे साथ आना है तो चलो, देर हो रही है, नहीं तो फिर यही नौटंकी करते रहो। ये सब बकवास है और कुछ नहीं है, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। गांव में बहुत कुछ कहा जाता है, मगर सब सच्चाई नहीं होती। मैंने बात को वहीं रोक दिया, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक जोड़ बनने लगा था। नीलू, वो बावड़ी, उसकी आंखें, उसकी गायब होती चाल, और अब ये जामुन का पेड़, शायद ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। रात को जब मैं लेटा तो दिव्या के साथ बिताई कुछ बातें भी याद थी, पर नीलू का चेहरा हर बार उन यादों के बीच से निकल आता। अचानक खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई। मैंने कान लगाया, कोई धीरे धीरे खिड़की पर दस्तक दे रहा था। मैंने धीमे से खिड़की के पास जाकर झांका तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सामने खेत की ओर जामुन के पेड़ की परछाई हिल रही थी, जैसे कोई बैठा हो और मुझे देख रहा हो। अगली सुबह मैं उसी जामुन के पेड़ के पास गया। नीचे कुछ जामुनें गिरी थीं। मैंने एक उठाकर देखा, उस पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने आधा खाया हो और फिर फेंक दिया हो। और उस जगह जहां मैं कल बैठा था, वहां मिट्टी पर किसी औरत के पैरों के निशान थे, जो उल्टे पैरों के थे। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया था। मामी बहुत बातूनी थी। सुबह उठते ही उनका बड़बड़ाना शुरू हो गया।
अरे बंसी की घरवाली आज भी दूध नहीं लाई। भगवान ही मालिक हैं इस गांव का। मैं चारपाई से उठा तो देखा कि मामा खेत पर जा चुके थे। पिंकी घर का काम करवा रही थी। फिर भी छोटी मोटी गलती पर मामी पिंकी को डांटे जा रही थी। हे भगवान, इस ढींगड़ी का गुजारा कैसे होगा? इतनी बड़ी हो गई और काम कुछ भी नहीं आता है। अपनी ससुराल पहुंचे तो किसी को 2 रोटी नहीं दे पाएगी। सीख ले छोरी, अभी टाइम है कुछ, बाद में पछताएगी। और बड़बड़ाते हुए मामी सिर पर पल्लू रखे दाल छांटने लगी। तभी बरामदे में दिव्या की मां आती दिखी। उनके कंधे पर थैला था, हाथ में सब्जी और होंठों पर ताना था। बात यह थी कि उनका गांव वाला मेल झोल तो था ही, आपस में रिश्ता भी था और सहेली भी थी। इसलिए उनका आपस में हसीम खौल चलता ही रहता था। वे एक दूसरे से मिलने जुलने भी आती जाती रहती थी। वो मामी से बोली, बड़ी आई मामी जी, अपने भांजे को गांव की छोरियों से बचा कर रखिए, नहीं तो कोई बला लिपट जाएगी। मामी हंसते हुए कहने लगी, अरे छोरियां ही कौन सी सीधी हैं, ताड़ कर ही बैठी हैं लड़के को। मैं भीतर चाय पीते हुए ये बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि गांव में अफवाहें कितनी जल्दी उड़ती हैं। अब दिव्या रोज आने लगी थी। वो कभी हलवा लेकर आती तो कभी आम का पना ले आती। मामी मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाती और कहती, देखो तो बहुरिया बनने की रिहर्सल शुरू कर दी इसने। दिव्या शर्मा कर मुझे देखती और मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। हम बरामदे में बैठकर बातें करते। गांव, स्कूल, शहर, अपने सपने, कुछ भी तो बातें करने से नहीं छूटता था। एक दिन दिव्या ने पूछा, आदित्य तुम यहां कितने दिन रहोगे? उसकी इस बात पर मैं सोचने लगा। असल में मुझे भी पता नहीं था कि मुझे यहां कितने दिन रहना है, क्योंकि मैं 8 दिन के लिए कहकर आया था। लेकिन मम्मी का फोन आया कि जब तक मामी कहें तक रुक जाना, इसलिए मेरा कुछ निश्चित नहीं था। मैंने कहा, पता नहीं, जब तक गांव मुझे मामी जाने नहीं देंगी तब तक यहां हूं। उसने धीमे से कहा, फिर तो गांव से जल्दी न जाना। उसकी बात सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो शर्मा गई थी। उसकी तरफ से यह पहल हो रही थी। वो मेरी तरफ आकर्षित हो रही थी। शाम को चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हुक्का पीते हुए किस्से सुनाते थे। एक जमाना था बेटा, जब गांव में सिर्फ लालटेन जलती थी और उसी उजाले में एक लड़की दिखती थी, उल्टे पांव वाली। बच्चे डर से पास आ जाते और एक बूढ़ी अम्मा कहती, अरे राम नाम लो, सब बच जाएंगे। बगल में बैठा बच्चा अपने बाबा से पूछता, बाबा क्या चुड़ैल सच में होती हैं? बाबा गले पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा जिसको डर लगे वो सब कुछ सच मानता है। अगले दिन दिव्या हमारे घर आई थी। मामी जानबूझकर उसे मेरे पास छोड़ गई। बोली, जरा हम सोनू की बहन को देख आएं, वो बहुत दिनों से बीमार हैं। तुम दोनों बात करो। ये कहकर वे चली हैं। दिव्या ने कहा, आज गांव कुछ अजीब लग रहा है, हवा भी जैसे भारी है, एक घुटन सी है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि बाहर जोर की आहट हुई। धड़ाम। हम दोनों चौंके। मैं भागकर बाहर गया। दरवाजा अपने आप खुला पड़ा था। पीछे पीछे दिव्या भी आ गई। वो बोली, अभी अभी तो दरवाजा बंद किया था, ये कैसे खुला? दिव्या कांपते हुए बोली, आदित्य मैंने बाहर एक परछाई देखी थी, बिल्कुल अभी जामुन के पेड़ की तरफ जाती हुई देखी। इस घटना से हम दोनों ही डर गए। थोड़ी ही देर बाद मामी भी आ गई। मैंने उन्हें वो घटना बताई जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उन्होंने कहा, खबरदार भूल कर भी उस जामुन के पेड़ के नीचे मत जाना। मैंने पूछा, पर मामी डर किस बात का है? उन्होंने झल्ला कर कहा, क्या हर बात जानना जरूरी होता है? जो बात कही है उसे मान लो। तुम पढ़े लिखे लोगों में बस यही कमी होती है कि हर बात में बहस करने लगते हो। कुछ बातें अगर खुल जाएं तो घर बर्बाद हो जाते हैं। अब चुप रहो। मुझे मामी की बात समझ में नहीं आई और पसंद भी नहीं आई। अरे ये क्या बात हुई कि बड़े कह रहे हैं, चुपचाप सुन लो। अरे अगर कोई बात है तो उसे बताओ भी तो। क्या बात है क्या नहीं? साफ साफ कोई कुछ नहीं बताएगा? नहीं, हर बात को छिपाए बैठे रहेंगे। गांव वालों की भी फितरत है कि बच्चे अगर बूढ़े भी हो जाएं तब भी उन्हें बच्चे ही मानते रहते हैं। और शहरों में देखो देखो छोटे छोटे बच्चे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। और उसी रात खिड़की पर फिर वही दस्तक हुई। मैंने झांका तो कोई नहीं था, लेकिन दूर जामुन के पेड़ के नीचे एक लड़की सफेद लिबास में खड़ी थी। अगली सुबह मामी ने बताया कि दिव्या की दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको देखने चलना है। वो जा रही थी तो उन्होंने कहा, तू भी चल। मैं भी उनके साथ चल दिया। मैं बाहर निकला
तो गांव की औरतें घूंघट में बातें कर रही थीं। एक बुढ़िया चाची जिनका नाम था पानो चाची, वे बहुत तरंग में थी। वे हंसते हुए मामी से बोली, अरे ओ पिंकी की माँ, अब तो बहू ढूंढने की जरूरत ही नहीं, दिव्या बहुरिया तो पक्की हो गई। मामी मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर में हम दिव्या के घर पर पहुंच गए। मैंने देखा दिव्या गेट पर खड़ी इंतजार ही कर रही थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा, सब ठीक है ना? वो बोली, लोग कुछ ज्यादा बोलने लगे हैं और आज रात दादी को कुछ सपना आया है। दिव्या मुझे खींचकर अंदर ले गई। घर के कोने में उसकी दादी खाट पर लेटी थी। उनकी आंखें अध खुली थी, पर वे होश में थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, बेटा, उस जामुन के पेड़ से दूर रहना, उस पर नीलू रहती है। मैं चौंक गया। नीलू? कौन? दादी की सांस भारी हो गई। वो बोली, लोग कहते हैं कि नीलू बावड़ी में डूबकर मर गई थी। ये बात गलत है। नीलू बावड़ी में नहीं डूबी थी, उसे मारा गया था। उसकी सहेलियों ने बताया था, तब से वो चुड़ैल बन गई हैं, जामुन के पेड़ पर रहती हैं और बावड़ी से लेकर पूरे गांव भर में घूमती है। मैंने दिव्या की तरफ देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा, इन बेसिर पैर की बातों में अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो और क्यों डर रही हो? आत्मा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दिव्या की दादी को देखकर हम लोग लौट आए। शाम को मामी के घर बैठकी थी। मोहल्ले की 2 महिलाएं आई थीं, राजो काकी और गुड़िया फूफी। राजो काकी ने तो आते ही कहना शुरू कर दिया, मामी जी, आपको तो सगाई की तैयारी कर लेनी चाहिए। दिव्या और आदित्य की जोड़ी तो जैसे रब ने बनाई है, इतनी प्यारी लगती है। गुड़िया फूफी बोली, पर बचाओ उस पेड़ से, मामा जी के भांजे का रंग तो निखरा है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। सब हंस दिए। मामी ने चुटकी ली, अगर नजर भी लगेगी तो किसी जामुन वाली की ही, खट्टी ही सही, असरदार तो हैं। मजाक में सब बातें हंसी में टल गईं। लेकिन मेरा मन अशांत हो गया था। मेरा मन उसी बावड़ी की तरफ दौड़ रहा था। मैं वहीं जाना चाहता था, लेकिन गया नहीं। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और रात आ गई, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवट बदलते बदलते अचानक मेरा ध्यान पीपल और जामुन के झुरमुट की तरफ चला गया। चांदनी में सब कुछ साफ दिख रहा था, पर बावड़ी की ओर अंधेरा था, एकदम स्याह। मैं चुपके से उठा, कपड़े पहने और बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गया। जैसे जैसे मैं पेड़ के पास पहुंचा, हवा भारी लगने लगी। अचानक मुझे कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। धीरे धीरे कोई गा रहा था। मैं ठिठक गया। पेड़ के नीचे कुछ पड़ा था। जब मैं झुका तो वो एक पुरानी हरे रंग की टूटी हुई चूड़ी थी। मैंने उसे उठाया और तभी एक जोर की आवाज आई, उसे छूना मत। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन ये देखकर मैं हैरान था कि वहां कोई भी नहीं था। मैं भागकर घर की तरफ दौड़ा। अंदर गुस्सा ही था कि मामी चिल्लाई, कहां गए थे तुम? मना किया था ना तुम्हें। वो तुम्हें अपने चंगुल में फंसा रही है, तुम समझ नहीं रहे हो? मैंने पूछा, मामी नीलू कौन थी? उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, बल्कि घुमा फिरा कर यही कहा कि जो जो उस जामुन वाली चुड़ैल के चंगुल में आया वो जिंदा नहीं बचा। सुबह करीब 6 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मामी चक्कर में पड़ गई कि इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा दिव्या की दादी खड़ी थी। उनके कपड़े उलझे हुए थे, आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। वो आते ही मामी से बोली, दिव्या यहाँ आई थी, इसलिए वो उस चुड़ैल की फंदे में आ गई है। वो दिव्या के शरीर में आ गई हैं और उसे परेशान कर रही हैं। हम सब कुछ नहीं समझ पाए। अब शादी तय की जा रही थी तो मेहमानों ने भी आना शुरू किया था। क्योंकि मेरी मम्मी का यह मायका था और मामी की इच्छा थी, तो सब लोगों ने यही निश्चित किया था कि मेरी एंगेजमेंट यहीं से की जाए और शादी मेरे घर से शहर से हो। दादी ने मामी को साथ लिया और दिव्या को ओझा के पास ले जाने के लिए दोनों चली गई। सुबह की चाय के वक्त मामा के बड़े भाई, यानी मेरे सबसे बड़े मामा, जिन्हें हम बड़े बाबूजी कहते हैं, शहर से गांव आए थे। मामा के बेटे राजा भैया की बीवी राधिका भाभी भी आई थी, जो काफी तेज तर्रार थी। राधिका भाभी ने आते ही हंसी में कहा, अरे आदित्य जी, गांव की हवा लगते ही दिव्या के घर चक्कर बढ़ गए हैं, कुछ पक गया क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पक नहीं गया, पकाया जा रहा है। मैं अब उस लड़की के बारे में रोज सोच रहा था जो ना पूरी अपनी थी न पराई लगती थी। हर दिन वो कहीं ना कहीं दिख जाती, पोखर के पास, आम के पेड़ों के बीच,
या कभी कभी बस दूर खड़ी हुई मुझे देखती रहती। उसका रहस्यमयी होना मुझे अब आकर्षक लगने लगा था। इसी बीच मुझे शहर से संदीप का कॉल आया। संदीप मेरा कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त था। चुलबुला, बातूनी और बहुत ही जिज्ञासु किस्म का था वो। मैंने उसे मजाक में कह दिया, अगर असली सुकून चाहिए तो मेरे मामा के गांव आ जा, 2 दिन ठहर, आम खा, पोखर में नहा और ताजगी ले जा। संदीप ने तुरंत कहा, भाई आज ही निकल रहा हूं, गांव की हवा खींच रही है। और शाम तक वो आ गया। मैंने बाइक से स्टेशन से उसे उठाया और गांव लाया। गांव पहुंचते ही वो पूरे उत्साह में था। अबे ये है तुम्हारा गांव? वाह, शांति, हरियाली और ऊपर से जामुन का पेड़, क्या बात है। हम दोनों आंगन में मामा से मिले, खाना खाया और देर रात तक खाट पर लेटे पुरानी यादें ताजा करते रहे। संदीप बोला, और हां, वो लड़की जो तू कहता रहता है, रहस्यमयी, पोखर वाली असली है या तेरा वोम? मैं मुस्कुराया, कल खुद देख लेना। अगले दिन दोपहर को हम दोनों पोखर की तरफ निकले। मैं जानता था वो वहीं कहीं मिलेगी। जैसे ही पोखर के किनारे पहुंचे, हवा एकदम शांत हो गई। दूर कुछ पंछी उड़ रहे थे। पानी की सतह आईने जैसी साफ और स्थिर थी। और फिर वो आई, वो लड़की, नीलू, सफेद दुपट्टा, खुले बाल, वही धूप में भी ठंडी सी आभा। वो पोखर के एक सूने किनारे पर दूर देखते हुए खड़ी थी। संदीप उसे देखकर फुसफुसाया, अबे ये तो वाकई में सुंदर है यार, तूने सही कहा था। मैंने उसे सख्त लहजे में कहा। संदीप, मजाक मत करना, वो अजीब है, कुछ अलग सी है। मेरा मतलब वो आत्मा है। लोग उसे चुड़ैल बताते हैं। मैंने तुझे इसलिए बता दिया कि तू इंस्टाग्राम पर रील बनाता है। अगर तेरा कुछ हो सके तो तू वायरल हो सकता है। अब सुन, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। तुझे पता है कि ये चक्कर मैं पहले भी नहीं पालता था ना, अब पालूंगा। इसलिए तू भी इस चक्कर में मत पड़, अपनी 2-4 रील बना ले। अगर कुछ नुकसान होगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी। उसने कहा, ठीक है यार, क्यों डरता है तू? तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने अपने घर में बता दिया है कि मैं अपनी मर्जी से आया हूं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैंने उसे समझा तो दिया था, लेकिन संदीप वो नहीं था जो बातों से रुक जाए। हम पास गए। लड़की ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई, और फिर संदीप को देखा। संदीप ने उसे देखकर कहा, ओ मैडम, इतना सुंदर चेहरा और इतना अकेलापन। शहर चलो, तुम्हारे लिए फॉलोअर्स की लाइन लग जाएगी। मैंने उसका हाथ खींचा। संदीप, बंद कर ये सब। लेकिन लड़की बस मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कान में ना हंसी थी, ना गुस्सा, सिर्फ एक ठहराव था, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। संदीप हंसता रहा। लड़की फिर से वहीं बोली, अच्छा मैं चलती हूं। कहीं कोई कुछ कहने न लगे और वो धीमे धीमे पोखर की ओर चल पड़ी और पेड़ों के पीछे गायब हो गई। संदीप उसे देखता रहा। हम दोनों लौट आए, लेकिन मेरे मन में बहुत बेचैनी थी। संदीप ने मेरा मजाक उड़ाया, अरे भाई, तुझे तो टेंशन हो रही है, जैसे वो कोई आत्मा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन डर से भारी हो गया था। रात को खाना खाने के बाद हम दोनों खाट पर बैठे थे। संदीप ने कहा, भाई मैं थोड़ी देर टहलने जा रहा हूं, तेरा जामुन वाला पेड़ देखना है। बड़ी कहानियां सुनी हैं, मुझे आज सबकी पोल खोलनी है। और देखो कैसे पोल खोलने वाले वीडियो बनाकर मैं वायरल करता हूं। देखते जाना। ये गांव में अंधविश्वास और अफवाह बहुत चलती है। जिस किसी को देखो वही भूत चुड़ैल की बात करता है, जबकि असलियत दिखाओ तो फिर कुछ नहीं निकलेगा। मैंने उसे रोका, रात को जामुन के पास मत जाना। उसने मना किया था, खासकर रात को। संदीप मेरी मजाक उड़ाने लगा, अबे तेरी एंगेजमेंट होने वाली है दिव्या से और इश्क लड़ा रहा इससे। ये तेरी प्रेमिका है और तू इसी की बात मान रहा है, इतना भाव दे रहा है उसे। मैं देखता हूं क्या है उसमें। और वो बिना सुने निकल गया। करीब 1 घंटे बाद भी वो नहीं लौटा। मैंने सोचा शायद गांव के किसी लड़के से बातों में लग गया होगा, लेकिन रात के 11 बज गए थे। गांव में सन्नाटा फैल चुका था। मैंने मामा से पूछा, संदीप दिखा क्या? नहीं तो बेटा, क्या वो निकला था इस वक्त? अब मैं घबरा गया। मैंने मामा को पूरी बात बताई तो वो लोग भी चिंता करने लगे और मुझे डांटा कि पहले क्यों नहीं बताया। मैं, मामा और 2 गांव वाले टॉर्च लेकर बाहर निकले। हम लोगों ने पोखर, खेत और फिर जामुन का पेड़ सब जगह ढूंढा। उसे जोर जोर से आवाजें लगाई। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल घबरा रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। अगर वो आसपास कहीं होता तो मेरी बात का जवाब जरूर देता। अंधेरे की वजह से सब साफ साफ दिखाई भी नहीं देता। 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी
जब उसका कहीं पता नहीं चला तो फिर हम लोग लौट आए। लौटते समय जामुन के पेड़ पर कुछ हलचल सुनाई दी। एक तो वहां अंधेरा था, इसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। एक साथ 2-3 टॉर्चों की रोशनी जब वहां पड़ी तो जो कुछ भी सामने दिखाई दिया उसे देखकर हम सभी के होश उड़ गए और दहशत के मारे हम सब लोग कांपने लगे। संदीप जामुन के पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसके चेहरे से खून रिस रिस कर जमीन पर टपक रहा था। उसका चेहरा खून से भीगकर बहुत ही डरावना हो गया था। उसकी आंखें नोच कर निकाल दी गई थीं और उससे भी भयानक सीन था कि जामुन की डाल पर एक डरावनी शक्ल की चुड़ैल बैठी थी जो लंबे लंबे नाखूनों से संदीप के गले का मांस उधेड़ रही थी। पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली और मैं दहशत के मारे बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर में मुझे होश आया तो फिर गिरते पड़ते मैं घर वापस आया। मामा मुझे सहारा देकर घर लाए थे। पुलिस को और संदीप के घर वालों को सूचना दे दी गई, लेकिन गांव के लोग चुप थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैं एक कोने में बैठा कांप रहा था। संदीप, मेरा प्यारा दोस्त, जो कल तक हंसता बोलता था और अब मिट्टी में मिल चुका था। पुलिस आई और संदीप की लाश को ले गई। उसके घर वाले भी आए थे। वे बहुत रो रहे थे, लेकिन जब उन्हें चुड़ैल की बात मालूम हुई तो वे एकदम चुप्पी साध गए, जो मुझे बहुत अजीब लगा। शायद उन्हें मालूम हो गया होगा कि आत्मा से नहीं निपट सकते। वे सब लोग चले गए। मेरे मम्मी पापा भी अब मामा के यहाँ आ गए थे। मैं बार बार सोचता रहा कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या उस लड़की से मिलने और जामुन के पेड़ के पास जाने का कोई सीधा संबंध था। मैंने अब ठान लिया था, अब मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। संदीप की मौत के बाद गांव में सन्नाटा सा छा गया था। गांव के लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि वो पेड़ अपशगुनी है, रात को वहां जाना मना है। कोई सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहा था। संदीप की लाश को पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए ले गए, लेकिन मामा ने साफ कहा, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, ये इंसानी मामला नहीं है। मैंने अंदर ही अंदर खुद को कोसना शुरू कर दिया। मैंने ही संदीप को गांव बुलाया था और मैंने ही उसे उस लड़की से मिलवाया। अगली सुबह मैं बिल्कुल चुप था। पिंकी मेरे पास आई और बोली, भैया अब और नहीं छुपाया जा सकता, तुम्हें कुछ बताना है। मैंने उसकी आंखों में देखा, जिसमें डर और चिंता दोनों थी। वो बोलने लगी, कई साल पहले हमारे गांव में एक लड़की थी नीलू, जिसका पूरा नाम था नीलिमा। वो बहुत सुंदर थी, शांत थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी शादी से पहले ही वो पोखर में डूब गई। मैंने कहा, तो क्या वो मर चुकी है? पिंकी ने सिर झुका लिया और आगे बताने लगी, कहते हैं उसकी आत्मा अब भी पोखर, जंगल और जामुन के पेड़ के आसपास भटकती है। वो उन लोगों को पसंद करती है जो उसे बात करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, लेकिन जो उसका मजाक उड़ाते हैं उन्हें वो छोड़ती नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी जिसे मैं जिंदा लड़की समझता था वो जिंदा थी ही नहीं। मैं उसकी आत्मा से बात कर रहा था, उससे मिल रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे उससे फिर मिलना है। पिंकी बोली, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो पहले बाबा रामविलास से मिलो, वो ही कुछ बता सकते हैं। बाबा रामविलास गांव के बाहर पुराने मंदिर में रहते थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी और चमकदार थी। वे लाठी पकड़कर चलते थे, लेकिन उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था। मैं उनके पास पहुंचा और सारी बात बताई। लड़की, पोखर, जंगल और संदीप की मौत के बारे में सब बताया। उन्होंने मुझे बहुत देर तक घूरा, फिर बोले, तू उसे देख चुका है? मैंने बताया, हाँ बाबा। उसने मुस्कुराकर अपना नाम नीलू बताया है। मैं दंग रह गया। मैं बोला, हाँ बाबा। बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, वो कोई लड़की नहीं है बेटा, वो एक अधूरी आत्मा है। गांव के सबसे अमीर आदमी की नीलम नाम की लड़की हुआ करती थी। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उतनी ही शांत थी। बचपन से ही उसे तालाब, जंगल और अकेले बैठना बहुत पसंद था। वो कहती थी, पेड़ पौधे, पानी और हवा यही मेरे दोस्त हैं। मामा थोड़ी देर रुके, फिर बोले, उसकी शादी एक बुजुर्ग ठाकुर से तय कर दी गई थी। नीलम बहुत रोई, लेकिन कोई नहीं माना। शादी के एक दिन पहले वो गायब हो गई और जब ढूंढा गया तो उसकी लाश पोखर में तैरती मिली। मैंने आंखें बंद कर ली। सब कुछ जुड़ रहा था, तालाब, जंगल, जामुन का पेड़ और वो लड़की। मामा ने कहा, लेकिन तब से लेकर आज तक जो भी जवान लड़का उस जामुन के पेड़ के पास अकेले गया, वो या तो पागल होकर लौटा या फिर लौटा ही नहीं। उसकी आत्मा अब भी भटकती है।
वो किसी ऐसे को ढूंढती है जो उससे सच्चा प्रेम करे, या फिर जो उसे ठुकराए उससे वो बदला लेती है। उसके बारे में यही कहानी फैली है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पूरा सच वही जानती है। मैंने पूछा, लेकिन वो अब भी क्यों दिखती है? क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो अब भी चाहती है कोई उसे समझे, कोई उसे अपनाए। उसके सब अरमान अधूरे हैं जिन्हें वो अब भी पूरा करना चाहती है। पर अगर कोई उसके प्रेम को ठुकरा दे या मजाक बनाए तो वो झल्लाद बन जाती है, उसकी जान ले लेती है। तब वो इंसान नहीं छोड़ती। जैसे संदीप की जान ले ली। मेरे होंठ सूख गए थे। मैंने कहा, बाबा मैं क्या करूं अब? बाबा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो एक बार फिर जामुन के पेड़ के पास रात में उससे मिलो, लेकिन अकेले और सच्चे मन से मिलना। पर याद रखना, अगर उसका चेहरा बदलने लगे तो भाग जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं घर लौटा। रात हो चुकी थी। चांदनी फैली हुई थी। जामुन के पेड़ की छाया लंबी और डरावनी लग रही थी। मैंने मामा को बिना बताए खुद को तैयार किया। एक टॉर्च ली, एक तुलसी माला और कांपते हुए मन से चल दिया। उस वक्त रात के ठीक 12 बजे थे जब मैं जामुन के पेड़ के नीचे पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी। मेरे दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम फिर आए। मैं पलटा। वो वहीं थी, लेकिन आज उसका चेहरा कुछ उदास था। उसने पूछा, तुम मेरे पास क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं जानना चाहता हूं सच में तुम कौन हो। वो चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, जब आप जान लोगे तो रह पाओगे मेरे साथ? मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने मेरी ओर कदम बढ़ाया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझसे डरते हो? मैंने कांपती आवाज में कहा, नहीं। वो और करीब आई और बोली, तो सुनो, मैं अपने अमीर पिता बलवंत की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक अधेड़ आदमी से तय कर दी थी। मैं एक दूसरे लड़के राजन से प्यार करती थी। मैंने शादी का बहुत विरोध किया, मगर उन्होंने नहीं माना। मैं शादी की रात राजन के साथ भाग गई, लेकिन स्टेशन के पास ही मेरे चचेरे भाई भैरों ने अपने मौसेरे भाई संदीप के साथ मिलकर मुझे गला घोंटकर मार डाला और मेरी लाश को बावड़ी में लाकर डाल दिया। राजन को धमकाकर भगा दिया। इस तरह से भैरों मेरी संपत्ति का वारिस बन गया। एक दिन उसने मेरे माँ बाप को भी मार डाला। इस तरह से मैं बेकसूर ही मारी गई। मेरे माँ बाप भी गए, मेरा कुछ नहीं रहा। संदीप को मैंने दंड दे दिया है। भैरों को मैं पहले ही मार चुकी हूं। मेरी शादी करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। वो तुमसे शादी करके पूरी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं कांप उठा। उसने अपने चेहरे को मेरे बिल्कुल करीब लाकर कहा, अगर मैं सच में वो नहीं हूं जो दिख रही हूं, तब भी नहीं डरोगे? तुम मुझे पसंद करते हो ना? मेरे होंठों से कोई जवाब नहीं निकला, क्योंकि संदीप की मौत में मैंने जो देखा था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। वो अब मेरे ठीक सामने थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, गहरी काली और खाली खाली सी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले उसकी मुस्कान गायब हुई, फिर होंठ सूखने लगे, जैसे चिपक गए हों। गालों की त्वचा सिकुड़ने लगी। आंखों की जगह काले गड्ढे उभर आए। उसके लहराते बाल अब उलझी हुई गाढ़ी काली रस्सियों जैसे हो गए थे। मेरा दिल जैसे बंद होने लगा। अब भी नहीं डरते मुझसे? उसकी आवाज अब पहले जैसी मीठी और सुरीली नहीं थी। वो ऐसी गूंज रही थी जैसे किसी गुफा के भीतर से निकली हो। मुझे बाबा की बात याद आई, अगर उसका चेहरा बदलने लगे तो पीछे देखे बिना भाग जाना। मैंने तुरंत दौड़ लगा दी। पेड़ों के बीच भागते हुए पत्तों की खरखराहट जैसे मेरा सीना चीर रही थी। मेरी तेज सांसें जैसे रेलगाड़ी की रफ्तार की तरह हो गई थी और पीछे से आती उसकी गूंजती हुई आवाज मेरा पीछा कर रही थी। आदित्य, तुम तो मुझसे मिलने आए थे, अब क्यों भाग रहे हो? सोच लो, तुम ऐसे नहीं बच पाओगे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता गया। घर पहुंचते पहुंचते मेरी हालत खराब थी। शरीर कांप रहा था, सांसें जैसे गले में अटक गई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो पिंकी ने खोला। उसने घबराकर पूछा, भैया क्या हुआ? मैं पसीने से तर, धूल में सना हुआ बस वहीं बैठ गया। उस रात मैं कमरे में बंद होकर बैठा रहा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता, वही चेहरा, वही सूनी आंखें मेरे सामने आ जाती। अगली सुबह मामा मेरे पास आए और बोले, बेटा लगता है अब तू उससे जुड़ चुका है, अब वो तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। मैंने कांपते हुए कहा, मामा
वो अब मेरे सपनों में आने लगी हैं। मैं सो नहीं पा रहा। आईने में भी वो दिखती हैं। मामा ने मेरी ओर देखा। तो अब तू उससे पूरी तरह जुड़ चुका है। तू ये गांव छोड़ दे। लेकिन बेटा, जो एक बार उसकी आंखों में झांक लेता है वो फिर कभी उसके साए से बच नहीं पाता। रात को मैं फिर कमरे में अकेले जागता रहा। हर परछाई डरावनी लगती थी। मैंने आईने में देखा, पीछे वही परछाई थी। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी एक ठंडी हवा आई। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उस पार वो खड़ी थी। अब उसका फिर से वही सुंदर चेहरा था, वो शांत मुस्कान, वही आंखें जो पहली बार पोखर पर देखी थी। पर तब मैं उसे लड़की समझ रहा था। अब मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। आत्मा से इंसान का क्या मेल। ऐसे हालातों के बीच मेरी सगाई हो गई और शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। जैसा कि तय था, इंगेजमेंट या सगाई होटल में हुई। अब शादी मेरे घर से होनी थी। मेरी दोनों मामी मामा, उनके बच्चे, रिश्तेदार आ गए थे। घर में शादी का माहौल था। फूलों की खुशबू फैली हुई थी। ढोलक की थाप पर शादी के गीत गाए जा रहे थे और कमरे में महिलाओं की हंसी मस्खरी हो रही थी। हर कोना महक रहा था। मामा ने कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो आदित्य, अब तो तू भी परिवार वाला होने जा रहा है। मामी ने तो जैसे सपना देख लिया था, दिव्या जैसी लड़की शहर में ढूंढे से ना मिले। बेटा संभाल के रखना। दादी चुप रही, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी, कुछ ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था। हल्दी की रस्म चल रही थी। सब औरतें पीली साड़ी में गीतों के सुर में मग्न थी। अचानक मेरी नजर आंगन के कोने पर गई। वहां एक नीली साड़ी में लड़की खड़ी थी, सर झुकाए, आंखों में सूनापन लिए। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन अजीब सा जाना पहचाना लगा। मैंने मामी से पूछा, मामी, ये नीली साड़ी वाली कौन है? मामी ने चौंक कर इधर उधर देखा। कौन? किधर? यहां तो कोई नहीं। मैं ठिठक गया। शाम को मामा के यार दोस्त आए। ढोलक पर छोटे सरकार की शादी है के नारे लगे। दिव्या सज धज कर आई और मुझे देखकर शर्मा गई। घर की औरतें गीत गा रही थीं। मैं उस पल को जी रहा था, लेकिन मेरी नजर बार बार उसी कोने में जाती जहां वो नीली साड़ी वाली खड़ी थी। वो चुपचाप थी और बड़ी उदास थी। अब मेरी शादी भी हो गई। शादी की पहली रात आ गई, जिसका शायद हर लड़के लड़की को बेताबी से इंतजार होता है। मेरी आंखें नींद से भारी थीं, लेकिन दिल अजीब ढंग से बेचैन था। सजी धजी मुस्कुराती हुई दिव्या मेरे पास बैठी थी, लेकिन फिर उसने अचानक सिर झुका लिया और धीमे से बोली, तुम्हें पता है मैं कभी नहीं मरी। मैं सिहर गया और पूछा, ये क्या कह रही हो? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें वैसी नहीं थी जैसी दिव्या की थी। वो बेहद ठंडी आवाज में बोली, मुझे मरे हुए सब लोग भूल गए, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं। और तभी मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। दरवाजे के पास दिव्या खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? दिव्या तो मेरे पास बैठी थी। अगर दिव्या दरवाजे पर खड़ी है तो मेरे पास बैठी थी। वो लड़की कौन थी? मैंने झपट कर लाइट जलाई तो सामने कोई नहीं था, बस दिव्या और मामी दरवाजे पर खड़ी थी। मामी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ आदित्य, इतने डरे हुए क्यों हो? मैं हांफते हुए बोला, अंदर कौन था? दिव्या ने कहा, आप तो अंदर अकेले थे। मामी ने मुझे अभी बाहर से भेजा है। मामी ने धीरे से पूछा, उसने नीली साड़ी पहनी थी क्या? मैंने सिर हाँ में हिलाया। मामी के चेहरे का रंग उड़ गया। सुबह दादी ने मुझे बुलाया। वो बेहद डरी हुई थी। वो बोली, आदित्य, वो लड़की अब सिर्फ पेड़ के नीचे नहीं रहती, वो अब लोगों के भीतर भी आने लगी है। वो ठीक अपनी शादी वाले दिन ही मरी थी, इसीलिए वो हर खुशी के मौके पर आकर अपना हक मांगती है। उसकी शादी होने वाली थी, पर उसकी हत्या हो गई। अब उसकी लालसा अधूरी रह गई थी, इसलिए किसी के प्रेम, शादी ब्याह के मामले में वो बाधा डालती है, सताती हैं। किसी दुल्हन की खुशी उससे देखी नहीं जाती। शादी के बाद की वो पहली रात बहुत खास थी। दिव्या घूंघट में चुपचाप बैठी थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था। मध्यम रोशनी जल रही थी। मैं धीरे से पास गया। कमरे में गुप्त सन्नाटा और घूंघट के पीछे से एक सुबकती सी आवाज आई, मैं आ गई हूं आदित्य। मैं ठिठक गया, क्योंकि वो आवाज दिव्या की नहीं थी, नीलू की थी। उसके ठीक बाद अचानक कमरे की सारी बत्तियां फड़कने लगी और एक पल में सब बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ अगरबत्ती की गंध और मेरी धड़कनों की आवाज थी। मैंने फुर्ती से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि दिव्या पलंग पर नहीं थी। वो सामने दीवार से चिपकी खड़ी थी।
उसके दोनों हाथ उलटे थे, बाल बिखरे हुए थे और शक्ल इतनी डरावनी और भयानक थी कि मेरे मुंह से एक चीख निकली। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली और गहरी थीं। क्यों लाए इसे अपनी जिंदगी में आदित्य? मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो धीरे धीरे मेरी ओर आई। हर कदम पर कमरे का तापमान गिरता गया। मेरे चेहरे पर पसीना छलकने लगा। वो मेरे बेहद करीब आई और मेरी आंखों में झांक कर बोली, मैं दिव्या के शरीर में हूं, पर आत्मा मेरी है। ये शरीर अब मेरा है। पहली रात की सुहाग रात नहीं होगी, कत्ल की रात होगी। अब तुम मेरे साथ जाओगे। मैं दहशत में आकर चीख पड़ा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दिव्या के शरीर में मौजूद नीलू डरावनी आवाज में कहने लगी, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? मेरी आत्मा अधूरी है। दिव्या बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, पर गिरते ही उसकी देह अकड़ गई। उसका शरीर हवा में उठा और पलंग पर आकर सीधा बैठ गई। उसकी आंखें खुली और वो फिर नीलू थी। मम्मी ने कमरे में कुछ अजीब सा महसूस किया और वो ऊपर आई और उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला कि पूजा की थाली अपने आप जल उठी। मम्मी के हाथ से थाली गिर गई। दिव्या में मौजूद नीलू की आंखें मम्मी की ओर घूमी और अचानक वो भयंकर चीख मारकर दीवार से टकरा गई। दिव्या के शरीर से एक धुएं जैसी परछाई निकली और सामने आकर खड़ी हो गई। वो नीलू थी। अब उसकी आत्मा खुलकर दिख रही थी। उसका आधा चेहरा जल चुका था, बाल मुंह तक फैले थे, शरीर में जगह जगह घाव थे और आंखें झील जैसी गहरी, पर उनमें पलकों की जगह धुआं था। वो गुर्राते हुए बोली, तुमने मुझसे प्यार किया था ना आदित्य? तो ये सब क्यों किया? क्यों मुझे तड़पाया? क्यों मेरा विश्वास तोड़ा? मुझे उस रात क्यों छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी? मैं गिड़गिड़ाया, मैंने कुछ नहीं किया नीलू। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो एक भयानक हंसी हंसकर बोली, अब जानोगे, क्योंकि अब तुम भी उसी दर्द में जियोगे जैसे मैं जिंदा लाश बनकर जीती रही। मम्मी ने दिव्या की दादी को फोन किया था। उन्होंने किसी तांत्रिक को भेजा। उनका नाम त्रिलोचन बाबा था। उनके हाथ में माला, काले धागे और मंत्रों की ध्वनि थी। जैसे ही उन्होंने चौखट पर पैर रखा, नीलू की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और बिजली की तरह तड़प कर खड़ी हो गई। उसके सामने आते ही बाबा का पारा चढ़ गया। उन्होंने उसकी ताकत को पहचान लिया था। बाबा गुस्से में भरी आवाज में चिल्लाए, कौन है तू जिसने दिव्या की देह को बंधक बनाया है? तू उसका शरीर छोड़ दे, वरना तेरी मुक्ति नहीं होगी। नीलू की आत्मा कांप उठी। उसने दिव्या के शरीर से निकलते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। मेरी मौत आसान नहीं थी। इसकी सजा सबको चुकानी होगी। और फिर वो गायब हो गई। बस कमरे में एक भयानक बदबू रह गई। उस दिन के बाद दिव्या कई दिनों तक बुखार में रही। वो सही थी, पर कुछ कुछ बातें अब भी अजीब सी करती। जैसे नींद में बोलती, कभी मेरा नाम पुकारती, कभी नीलू की तरह बातें करने लगती। मैं अब जान गया था ये खत्म नहीं हुआ। अब मुझे नीलू की आत्मा को शांति देनी होगी। दिन में सब सामान्य रहता था। रात में वही साया घर भर में घूमता था। शादी के बाद 7 दिन बीत चुके थे। दिन में दिव्या सबके साथ मुस्कुराती, खाना बनाती, लोगों से मिलती, पर रात में वो कभी एकदम चुप हो जाती, कभी अचानक रोने लगती और कभी बिस्तर पर करवट लेते हुए कहती, आदित्य, मैंने कहा था ना, ये मेरी जगह है। मैं अब पूरी तरह समझ चुका था। नीलू की आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही, वो दिव्या के शरीर को अपनी स्थायी जगह बनाना चाहती है। बाबा त्रिलोचन ने एक रास्ता बताया। नीलू की मुक्ति के लिए वही करना होगा जो उससे छीन लिया गया था। जिस रात नीलू को मारा गया था, तुम्हें वही सपना लौटाना होगा। बाबा ने सलाह दी कि हम जामुन के उसी पेड़ के नीचे रात को चलें जहां नीलू आखिरी बार देखी गई थी। एक दिन मैं दिव्या को लेकर फिर से उसी गांव मामी के घर पहुंचा। मामी हम लोगों को देख बहुत खुश हो गई, लेकिन दिव्या का हाल देखकर बहुत परेशान भी हुई। मैंने फिलहाल उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस यही कहा, दिव्या अपने घर आना चाहती थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए उसको यहां घुमाने लाया हूं। रात में मैं दिव्या और बाबा के साथ चुपचाप उस सूखे जामुन के पेड़ के नीचे पहुंचा। चंद्र ग्रहण की रात थी। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी। बाबा ने चारों ओर नींबू, हनुमान कवच और राख से गोला खींचकर बीच में दिव्या को बैठाया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नीलू, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन यह शरीर अब तुम्हारा नहीं है।
इस जन्म में हम अधूरे थे, पर अगले जन्म तक इंतजार करो। तभी दिव्या की आंखें अचानक पलट गई। वो जोर से चिल्लाई, मैंने तुझे चाहा, पर तूने मुझे छोड़ दिया। तू भी मुझसे अलग नहीं रह पाएगा, अब तू भी मेरे साथ ही जाएगा। उसका रूप विकराल होने लगा। वो मुझ पर झपट पड़ी और उसने मेरा गला दोनों हाथों से दबाना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा। बाबा जोर से मंत्र पढ़ने लगे, पर उसकी पकड़ अभी ढीली नहीं हुई थी। मेरा दम निकलने वाला ही था कि बाबा ने कोई मंत्र पढ़कर दिव्या के ऊपर फेंकी कि दिव्या का शरीर कांपने लगा। उसने मेरा गला छोड़ दिया। बाबा ने अपना मंत्र पाठ कर करके सरसों मारना जारी रखा। अब दिव्या को खून की उल्टी होने लगी। तब मैंने कहा, नीलू मेरी बात सुनो। मैं आगे आया, दिव्या को थामते हुए बोला, नीलू मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ, लेकिन अगर तेरी मौत में मेरा हिस्सा था तो आज ये खून मेरा है। मैंने अपनी हथेली काटी और जामुन की जड़ पर खून की बूंदें गिरने लगी। मैंने उससे कहा, तेरी आत्मा को अगर मेरी सजा चाहिए तो ले ले, लेकिन दिव्या को छोड़ दे, उसे मत छीन। दिव्या शांत हो गई। धीरे धीरे उसके मुंह से सफेद धुआं निकला, जो हवा में लहराता हुआ नीलू की शक्ल में सामने आ गया। अब वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में सूनापन नहीं, सिर्फ सुकून था। काश उस दिन तूने मेरी बात सुनी होती आदित्य। तू भागा नहीं होता, मेरी पूरी बात सुन लेता। पर अब देर नहीं है, मैं जा रही हूं। अगले जन्म में शायद फिर मिलूं। नीलू की आत्मा हवा में घुलती चली गई और फिर जामुन के पेड़ की सूखी शाखाओं पर एक फूल उगाया। उस दिन के बाद दिव्या पूरी तरह ठीक हो गई। उसकी आंखों में अब कोई अजनबी झलक नहीं बची थी। गांव में लोग कहते हैं, जिस जामुन के पेड़ पर बरसों से कोई फल नहीं आया था, वहां अब हर साल मीठे जामुन लगते हैं। और मैं अब हर साल उस पेड़ से तोड़कर जामुन मंदिर में चढ़ाता हूं। उसके बाद से कभी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने मामी से पता किया कि उनके गांव में भैरव और बलवंत कौन थे, तो मामी ने बताया कि बलवंत यहाँ के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी ही बेटी नीलम थी, जिसे सब नीलू कहते थे। नीलू की मौत के बाद बलवंत और उनकी पत्नी कामिनी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद उनका भतीजा भैरव उनकी धन दौलत का मालिक बन गया। लेकिन एक दिन भैरव ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। उसका एक लड़का है और पत्नी है। थोड़े दिन में उसका लड़का भी विकलांग हो गया। वो छत से गिर गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई, जिससे वो उठने बैठने से लाचार हो गया। उसके इलाज में भैरव की सब दौलत बिक गई और अभी भी उसका इलाज चल ही रहा है। मैंने जब असली कहानी बताई तो मामी दंग रह गई। धीरे धीरे गांव वालों को भी सब बात पता चल गई। अब लोग कहने लगे कि नीलू के साथ बहुत बुरा हुआ था। इसके बाद मैं बाराबंकी में परिवार के सहित रहने लगा और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब पहले की बातें याद आ जाती हैं तो अब भी मन में एक खौफ सा छा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।